नेक्स्ट हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है कि एक तरह से संभव है कि ऐसा हो, वो ही संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनहु, मनु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें सिर्फ संभावना प्रकट की जाती है किसी की होने की, और इन वाचक शब्दों का मानो, मनहु, मनु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जिस पंक्ति में आपको ये वाचक शब्द दिखे और किसी के होने की संभावना प्रकट की गई हो, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें जो उत्तरा है वो कुछ कह रही है जिससे उसके जो नेत्र है, उसकी जो आंखें हैं, उनमें जल भराया, पानी भराया है, वो रो रही है। तो ऐसे लग रहा है कि कमल के फूल पर ओस की बूंदें आ गई है। तो इसमें संभावना प्रकट की गई, ऐसा लग रहा है। तो जहाँ पे संभावना दिखे, प्रकट हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुछ उदाहरण है यहाँ पे। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली के फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे जो है एक पहचान है इसकी उत्प्रेक्षा अलंकार की, सबसे बड़ी पहचान। उसके बाद किसी कंपैरिजन किया गया है तो वहाँ पे संभावना दिखाई गई है, तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी पंक्ति में आपको यह दिखाई दिए पंक्ति पढ़कर कि ये बात तो लगने वाली नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है, तो वहाँ पे मान लेना कि अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पे हमें उस पंक्ति में विश्वास करना मुश्किल हो। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो कह रहे हैं कि आगे नदियाँ थी काफ़ी और घोड़े पे थे वो राणा, और वो सोच रहे थे कि कैसे इस नदियाँ को पार करूं। वो सोचे जा रहे थे, इतने में तो चेतक इस पार से उस पार चला भी गया। तो ये बात संभव नहीं है, इतनी बड़ी नदी को पार करने के लिए समय भी काफ़ी चाहिए होता है, अगर घोड़ा भी जाता है तो अगर और मैक्सिमम चांस है कि जाना मुश्किल होता है, तो वहाँ हमें समझ लेना अब कि अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस पंक्ति से समझ आ गया कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे कुछ इजी से बता देती हूँ मैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान की जो पूंछ थी उसमें आग नहीं लगी। जब हनुमान ने लंका जलाई थी अपनी पूंछ में तेल कपड़ा डुबोकर, तो उनकी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं जली और लंका सारी जल गई। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो उनको भी जलन होगी या उसकी पूंछ के कुछ तो थोड़ी बहुत तो आग लगी होगी। तो इस पंक्ति में ये दिखाया गया, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। कवि जब प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों में तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय क्रिया व्यापार का आरोप करते हैं, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होते हैं। यानी आपने जहाँ पे प्रकृति और मानव में कोई अंतर ना दिखाई दिए, या मान ले कि जहाँ प्रकृति को मानव ही समझ लिया गया हो, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। चाहे नदी हो, नदी का कंपैरिजन, नदी को औरत मान लिया, या संध्या को औरत मान लिया, या बादलों को मनुष्य मान लिया। तो जहाँ पे भी प्रकृति की चीज़ों को मानव समझ लिया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे है, गाकर गीत विरह के तटनी, बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो यहाँ पे तटनी को एक तरह से विरणी मान लिया गया, विरही जो अपने पति से अलग हो चुकी है या बिछड़ गई है, तो वह काफ़ी ज़्यादा शोकाकुल है, दुख में है वो। तो ऐसे वो गीत गाती बेगवती बेग से
अपनी रफ्तार से बहती जा रही है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। बाकी काफ़ी उदाहरण आपके जो हिंदी के ग्रामर की बुक में है उसमें से भी है। इनको देखकर पढ़कर अच्छे से आप समझ लेना कि अर्थालंकार के जो ये आपको मैंने जो अलंकार बताए हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ रहे हैं, वो ही आपको कर लेने हैं। तो हमारा ये अलंकार का टॉपिक है जो आज वो कंप्लीट हो गया है।